ये पहला चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एड्स के द्वारा संचारित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए लैंगिक संपर्क, गले लगना, स्तन आहार और रक्तदान। तो देखो एड्स एक HIV वायरस के द्वारा फैलता है। ये वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो एड्स के बारे में हम बात करें तो देखो लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलता है, स्तनपान कराने के द्वारा फैलता है और रक्तदान के। एड्स गले लगना, छूने से, साथ खाना खाने से, आपने ऐड भी देखा होगा, इन सब से एड्स नहीं फैलता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गले लगना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूँ एक बीजपत्री है क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ें, संयुक्त पंक्तियाँ हैं, समवनी बंडल वलय में व्यवस्थित हैं, पौधे की पत्तियों में जल का स्वरूपी सिरा संरचना है। देखो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दो बीजों के बारे में होते हैं। बीज दो प्रकार का होता है। एक तो एक बीजपत्री और दूसरा एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दो प्रकार के बीज होते हैं। एक बीजपत्री में वे बीज आते हैं जिनको हम तोड़ के दो भागों में, बराबर भागों में नहीं बांट सकते। जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, चावल हो गए, ये सब किस में आएंगे? एक बीजपत्री में आएंगे। इसके अलावा द्विबीजपत्री जितने भी, जैसे दाल ले लें, अगर मैं एग्जांपल लूँ, दाल को मैं खोलकर दो भागों में बांट सकता हूँ। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? द्विबीजपत्री का। और इधर एक बीजपत्री बात करूँ तो एक बीजपत्री की आपने पत्तियां देखी होंगी, आपने गेहूं की बाली पत्तियां देखी होंगी, हरी पत्तियां होती हैं, वो लंबी लंबी पत्तियां होती हैं कुछ, और सीधी निकलती रहती हैं। तो पत्तियां कैसी हो जाएंगी? सीधी। तो देखो इसमें संयुक्त और द्विबीजपत्री में देखो आपने चने की पत्तियां देखी होंगी, एक ही पत्ती, एक शाखा से एक पत्ती सी निकलेंगी, उसमें बहुत सारी पत्तियां लगी रहेंगी। तो देखो संयुक्त पंक्तियां किस में होती हैं? द्विबीजपत्री में। समवनी बंडल में वलय होते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है? बंडल में अरेंज एक रिंग में होते हैं। किसमें? द्विबीजपत्री में। एक ऐसा होगा तना, और इसमें क्या होगा? वलय रिंग बन रही होगी तना के बीच में, और इसमें क्या होगा? अव्यवस्थित तरीका से समवनी बंडल होते हैं। पौधे की पत्तियां जालिका रूप में सिराओं में रहती हैं। देखो जालिका रूप में किस में रहेंगी? द्विबीजपत्री हैं। इसमें कैसी रहती हैं? सीधी सीधी रहती हैं। देखो पौधे की पत्तियां जालिका रूपी सिराओं का क्या मतलब होता है कि देखो एक पत्ती बनी होती है इस तरह से, और आपने नीम की किसी पत्ती देखी तो उसमें देखो कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं। तो ये किस में होंगी? द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री में होंगी क्योंकि उसमें देखो जालिका रूपी क्या होती हैं? सिराएं बनती। और जब क्या कहीं किसी और, देखो गन्ने का देख ले, गेहूं का देखना, बाजरा की देखो, तो उसकी पत्तियां सीधी सीधी, और इसमें समवनी पत्तियां जालिका रूप में ना होते, एकदम सीधी सीधी सी होती हैं। तो देखो ये भी समझ में आ गया। बंडली रूप में संयुक्त पत्तियां। अब आती है रेशेदार जड़ें और मूसला जड़ें। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अपस्थानिक और अपस्थानिक होती है। अपस्थानिक को ही हम रेशेदार कहते हैं, और एक होती है मूसला। जितनी भी एक बीजपत्री की होती हैं वो कैसी होती हैं? रेशेदार होती हैं और अपस्थानिक होती हैं। इस चित्र की सहायता से हम समझेंगे कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में क्या अंतर है, जो कि आप देख सकते हो कि मूसला जड़ किस प्रकार की होती है और रेशेदार जड़ किस प्रकार की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस संरचना का नाम बताइए जो पशु में आसपास के परिवेश और कोशिका अवयव को पृथक करती है। देखो केंद्रक, द्रव्य, नाभिका, झिल्ली, कोशिका वृत्ति और कोशिका झिल्ली। देखो एक बनाते हैं, केंद्रक बनाया, कोशिका बनाई, सॉरी, कोशिका के अंदर एक छोटा सा केंद्रक बना दिया। ये कोशिका की संरचना कैसी भी हो सकती है, इससे कोई वो नहीं। और ये क्या होगी? कोशिका होगी। और ये क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये कोशिका हो गई, ये केंद्रक हो गया। ये केंद्रक की झिल्ली और ये केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि इसमें पूछा है कोशिका आसपास परिवेश को कोशिका अवयव के पृथक्करण कौन करती है। तो देखो ये कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक की झिल्ली, ये दोनों आपस में अलग अलग परिवेश से, बाहरी परिवेश से कौन सी अलग करेगी? कोशिका झिल्ली। ये वाली झिल्ली और ये बाहरी आवेश से अलग कर रही है, तो इसको क्या आंसर हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। आसपास के परिवेश से अलग करने वाली कोशिका झिल्ली। अगला देखते हैं। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्भर होता है।
दर्पण के पीछे, दर्पण वस्तु के पीछे, दर्पण से अनंत दूरी पर, वस्तु और दर्पण के मध्य में। देखो इसमें क्या है, सीधा सा है कि जब हम कोई समतल दर्पण रखते हैं, हम कभी अपना चेहरा देखेंगे तो हमें साफ साफ दिखेगा कि हमारा जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुकोषीय जीवों में विषम में गलत तथ्य का चयन कीजिए। इसमें से हमें ये वो छांटना है कौन सा गलत है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट प्रकार के लिए होती है। सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी कार्य करती हैं। सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं और प्रत्येक कोशिका का अस्तित्व अलग होता है। देखो प्रत्येक कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है, ये बात सही है। हाँ, प्रत्येक कोशिका किस लिए होती है, विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है, ये बात एकदम सही है। दूसरी, सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी कार्य करती है। हाँ, बिना कोशिका के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी। और एक है सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। देखो कोशिकाएं कभी समरूप नहीं होती, कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, आइडेंटिकल नहीं होती है। सभी कोशिकाएं विभिन्न विभिन्न प्रकार और विभिन्न विभिन्न समरूप आकार की होती हैं। तो ये आंसर कौन सा है, गलत, ये जाएगा ये। प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है। हाँ, सभी कोशिकाओं का अस्तित्व कैसा होता है, अलग होता है। आंसर कौन सा आएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध का कारण क्या हो सकता है। देखो बड़े बांध जब भी बनते हैं उनका पर्यावरणीय कारण भी होता है, एक आर्थिक कारण भी होता है, एक सामाजिक कारण भी होता है। तीनों कारण होते हैं। विरोध, जब किसी चीज़ का विरोध होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें तीनों ही कारण मिले होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुनरुदन, मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन और विखंडन। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा द्विविखंडन। देखो द्विविखंडन क्या होता है, द्विविखंडन में एक कोशिका होती है जो उसके अंदर केंद्रक होता है। तो केंद्रक का पहले विभाजन केंद्रक का हो तो केंद्रक दो भागों में बट जाएगा। उसके बाद कोशिका केंद्रक होगा, फिर उसके बाद केंद्रक का केंद्रक द्रव्य केंद्रक दो भागों में बटेगा। उसके बाद कोशिका द्रव दो भागों में बटे जाएगा। तो ये एक समान संतति कोशिका बनाती है, मतलब अपनी ही जैसी एक दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, उसे कहते हैं द्विविखंडन। और ये किस में होता है, अमीबा में होता है। और एक अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन भी होता है, जो किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो ईस्ट में अगर मैं अलैंगिक जनन की बात करूंगा तो मुकुलन द्वारा होगा। और अमीबा और पैरामीशियम में, एक अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम में भी द्विविखंडन द्वारा। तो दो दो लोगों के द्वारा होता है, एक अमीबा में और एक पैरामीशियम में। तो अमीबा में और पैरामीशियम में, दोनों में द्विविखंडन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। तो देखो संयोजी ऊतक, देखो उपास्थि, अस्थि और रक्त, इन तीनों में रक्त की कहीं ना कहीं मात्रा होती है। उपास्थि में भी होता है, अस्थि में भी होता है और रक्त में भी होता है। तो संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दंड चुम्बक दो भागों में बांटा जाता है तो क्या होता है। देखो एक दंड चुम्बक ली, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। जब मैं इसको दो भागों में बांटूंगा तो फिर प्रत्येक चुंबक अपने आप में एक स्वतंत्र चुंबक होता है। तो ये भी नॉर्थ और साउथ पोल में बढ़ जाएगा, ये भी नॉर्थ और साउथ पोल में बढ़ जाएगा। तो अब आंसर देख लेते हैं। एक भाग उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, ठीक है। दोनों भाग चुंबकत्व चला जाता है, दोनों भागों में ध्रुव सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है, प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाग क्या हो जाएगा, एक चुंबक बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल किसके बने होते हैं। तो सौर सेल किसके बने होते हैं, अर्धचालक के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्धचालक। और अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के बाद थक जाती है। देखो पेशियां की बात करें तो पेशियां कितने प्रकार की होती हैं, पेशियां तीन प्रकार की होती हैं। पेशियां की बात करूँ मैं तो पेशियां तीन प्रकार की पेशियां होती हैं। तीन प्रकार की पेशियां होती हैं, एक धारीदार, धारी रहित और कार्डियो हृदय पेशी। तो एक हो जाएगी धारीदार, धारीदार, धारी रहित
और एक हृदय कार्डियो मसल्स, हृदय पेशी। अगर मैं धारी रहित कोई रेखित बोलते हैं, इसको रेखित बोलते हैं, इसको अरेखित भी बोलते हैं। धारी रहित में स्वेच्छक पेशी आती हैं। धारीदार कौन सी होती हैं? स्वेच्छक पेशी होती हैं, जिन्हें हम अपनी इच्छाओं से चला सकते हैं। और धारी रहित पेशी कौन सी होती हैं? अनैच्छिक, जिन पर हमारी कोई मर्जी नहीं होती है। अनैच्छिक, जिन पर कोई हमारी मर्जी है। स्वेच्छक पेशी हाथ, पैर, उंगलियों, आंखों में स्वेच्छक पेशियाँ पाई जाती हैं। और अनैच्छिक पेशियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? मूत्राशय में पाई जाती हैं। और मूत्राशय, किडनी और रक्त वाहिनियों में इनमें कैसी पाई जाती हैं? और भोजन नलिका में, आहार नलिका में इनमें धारी रहित पेशियाँ पाई जाती हैं। ये पेशियाँ कभी भी थकती नहीं हैं, और जो स्वैच्छिक पेशियाँ हैं थक जाती हैं। हृदय के अंदर स्वैच्छिक, अनैच्छिक और स्वैच्छिक दोनों पाई जाती हैं, परंतु इनका स्वभाव कैसा रहता है? अनैच्छिक प्रवृत्ति का स्वभाव रहता है। तो अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के बाद थक जाती है? तो कौन सी? धारीदार पेशी लंबी गतिविधि के बाद थक जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए श्वास नली में सी आकार की उपास्थि वलयों का द्वारा नहीं किया जाता है। देखो, गले जो मुख से हमारे स्टमक को जोड़ती है, एक जो स्टमक बना दिया, और ये यहाँ पर मुख बन गया, एक गला हो गया, और यहाँ से ऐसे सी आकार की पेशियाँ गले को, जिसमें से होकर क्या है? भोजन निकलता है। तो इसका क्या क्या कार्य होता है ये हम देखते हैं। तो देखो, जब भोजन आता है तो ये क्या, पहले इसमें से ऑप्शन में देखते हैं। यह ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। देखो हाँ, ये सपोर्ट प्रोवाइड, सी आकार की एक उपास्थि होती है, थोड़ी मजबूत टाइप की होती है। दोनों तो क्या है, एक लेजम टाइप की होती है, जो कि सांस लेते वक्त हमारी श्वास नलिका को या भोजन आहार नलिका को चिपकने नहीं देती है। तो हाँ, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। O2 के अवशोषण में मदद करती है, इसको बाद में देखते हैं। ये हवा के अविच्छिन्न प्रवाह की अनुमति देता है। अलाउ टू अनइंटरप्टेड फ्लो, देखो ये पूरी तरह पाइप को खुला रखती है, तो ये क्या है? अनइंटरप्टेड फ्लो प्रोवाइड कराता है। हाँ, कराता है। प्रिवेंट कोलैप्स ट्रेकिया, अब देखो अगर ये उपस्थिति नहीं होगी तो ये आपस में चिपक जाएगी और ट्रेकिया को क्या, कोलैप्स कर जाएगी। तो हाँ, ये प्रिवेंट कराता है। ये O2 के अवशोषण में मदद करता है। ये बात गलत है, तो कौन सा आंसर गलत हो जाएगा इसमें? सेकेंड नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या निम्न में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय वायु को रोधन प्रदान करता है? देखो, ये तो क्वेश्चन आसान से आप समझ जाओगे कि तीक्ष्ण मुख कोई भी ठंड को कैसे रोकेगा, इसमें तो कोई है ही नहीं। विशाल आकार छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठंड सभी को लगती है। और सफ़ेद फर, इसका भी कोई ठंड रोकने में कोई भी कारण नहीं है। बसीय परत, चमड़ी के नीचे बसीय परत इकट्ठी होने लगती है। जैसे जैसे चमड़ी होगी उसके नीचे क्या है? बसीय परत इकट्ठी होने लगती है। जब भी सर्दी होती है तो ये क्या करती है? ठंड को हमारे शरीर के अंदर पहुंचने से रोकते ही है, क्योंकि ये एक इंसुलेटर की तरह इंसुलेटर की तरह कार्य करने लगती है। तो सही आंसर क्या होगा? बसा परत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल है? संपर्क बल का मतलब जो कि जब भी बल लगाएं तो किस में आना चाहिए? कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। देखो, मैग्नेटिक फोर्स, स्थिर विद्युत, गुरुत्वीय विद्युत और घर्षण बल। देखो, मैग्नेटिक फोर्स तो देखो, अगर हम अपोजिट पोल लें, नॉर्थ और नॉर्थ लें, तो देखो संपर्क में आने की जरूरत ही नहीं, दोनों की प्रतिकर्षण होने लगता है। तो इनमें भी संपर्क, ये भी नहीं होता। स्थिर विद्युत वाला तो संपर्क है ही नहीं। गुरुत्वीय बल हम जानते हैं कि पृथ्वी, अर्थ और मून के बीच में भी क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये दोनों कभी भी संपर्क में आते हैं? ये दोनों भी नहीं आता। फ्रैक्शन फोर्स, एक वस्तु किसी जमीन पर रखी है तो वो उसको आवश्यक गति प्रदान करने के लिए क्या लगता है? फ्रैक्शन लगता है। या हम चलते हैं तो वो भी किसके द्वारा चलते हैं? फ्रैक्शन के द्वारा चलते हैं। तो आंसर क्या होगा? और जब फ्रैक्शन में चलेगा तो क्या संपर्क में आना जरूरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, घर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक में बदल जाती है? तो देखो, मैंने अभी बताया था कि जब कभी हम आटा लेते हैं और आटे में खमीर डाला, खमीर कहें या ईस्ट कहें, खमीर डाला
और उसको अवायवीय श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डाला तो क्या बनता है, एक CO2 बनता है प्लस क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल। अब देखो यहाँ एक कन्फ्यूजन होने लगती है कि लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। देखो मांसपेशियों में, अगर मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो रही है, ऑक्सीजन की मांसपेशियों में अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो वहाँ क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ये दोनों चीज़ हमें याद रखनी है। ये थे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साइंस के क्वेश्चनों से जानने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।